हेमंत अत्री जी, वही बात जो ऊपर देख रहे हैं, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद क्या माहौल बदला है। जो एज था कांग्रेस को, वो आपने हमारे साथ बातचीत में कहा था कि आपके हिसाब से 60+ कांग्रेस है, शायद आपने 15 बीजेपी, मतलब बीजेपी को पिछली बार के नतीजों से बहुत कम, लगभग 1/3। तो क्या स्थिति बदली अब सारे नामांकन के बाद, आज की तारीख में? बार बार मैं एक राइडर लगाता हूँ, आज की तारीख। देखिए अजीत जी, जैसे हमारी 3 दिन पहले संडे को बात हुई थी शाम को, उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा पोजीशन में चेंज है एंड वी शुड ऑल एक्सेप्ट इट। और वो चेंज क्या है? अभी तो देखिए बिल्कुल सही कहा कि 16 तारीख को जब नामांकन वापस हो जाएंगे तो और स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, कौन रहा कौन गया। आज की तारीख में जो मुझे लगा और जो पूरा ग्रास रूट पे जो फीडबैक है वो ये है कि जो हम सोच रहे थे कि पूरे का पूरा चुनाव कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है, उस सिचुएशन में थोड़ा सा अंतर आया है। आज की तारीख में इनेलो 10 से 12 सीटों पर मुकाबले करने की स्थिति में है। जो उनके पास जो इधर उधर से लोग आ गए और आ गया, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके का हुआ, और खासतौर पर रीजनल के हिसाब से अगर आप सिरसा में देखें, सिरसा में एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई है। और सिरसा डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कांग्रेस की भी कमजोर कड़ी है रिलेटिवली विसेविस हरियाणा, और भारतीय जनता पार्टी की तो सबसे कमजोर कड़ी है ही वो। आज सिरसा में क्या हुआ कि अभय सिंह चौटाला चल करके गए गोपाल कांडा के घर पे। और आपको याद होगा 3 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे आपसे, तो गोपाल कांडा को दिल्ली बुलाया गया था बीजेपी के अलायंस के लिए, ध्यान होगा आपको, 2 सीटों पर, एक गोपाल कांडा की, एक उनके भाई के लिए। तो अल्टीमेटली वो सारी सौदेबाजी और वो सब बार्गेनिंग वगैरह जो भी हुई, प्रेशर बिल्डिंग, ये वो सब, उसके बाद जो हरियाणा, इनकी हरियाणा लोकहित पार्टी है शायद हलोपा, उसके साथ बीजेपी का अलायंस सिरे नहीं चढ़ा तमाम कारणों के चलते। और उसमें वो तमाम तरह के खेल भी करते हैं, वो ज्यादा मुझसे ज्यादा आपको पता है बिहार में यूपी में क्या क्या करते हैं। तो अब हलोपा का जो अलायंस है वो अभय सिंह चौटाला के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभय सिंह चौटाला की पहले बीएसपी के साथ भी पहले से अलायंस में, दो वो चीज है, प्लस ये लोग आ गए, तो कम से कम एक सिरसा डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं उस पर एक चाहे मनोवैज्ञानिक ही कहिए, लेकिन एक प्रभाव की बात है। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी की भी कुछ अंदर की बातें हैं। बेसिकली जो अलायंस नहीं हुआ, अगर आपको ध्यान हो, इसको मैं केवल संकेतों में कह रहा हूं, आपके दर्शक बहुत समझदार है, समझ जाएंगे। आपको ध्यान होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ रही थी, हिमाचल विधानसभा के अंदर 20 महीने पहले, याद होगा आपको। और ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट वो अपना झोला झंडा उठा करके गुजरात पहुंच गए थे। तो वैसे नहीं पहुंचे थे, किन्हीं कारणों से पहुंचे थे वो। हिमाचल का चुनाव यूं का यूं छोड़ के कोई कुछ करता रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं, सारी पार्टी का फोकस गुजरात शिफ्ट हो गया था। तो हरियाणा में भी करीब करीब वही स्थिति। अब ये इन्होंने जो कैंडिडेट उतारे हैं सारे के सारे, तो अब ये लगता है कि जैसे पिछली बार मेरी आपसे बात हुई तो 40 सीटों में चुनाव लड़ा था जैसा आपने जिक्र किया, और 0.48% इनकी वोट परसेंटेज आई थी, सारी जमा नजर हुई। अब जब ये मल्टीपोलर मुकाबले की तरफ बढ़ रही है स्थिति, देखिए जेजेपी के हाथ पल्ले कुछ नहीं आया, ये सच बात है, लेकिन इनेलो, बीएसपी, अलोपा और आम आदमी पार्टी, क्योंकि मल्टीपल 3 तिकोने मुकाबले तो हो जाएंगे कुछ सीटों के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर कुछ सीटों पर जीतने की मैं नहीं कह रहा, कुछ सीटों पर जमानत बचा पाने में शायद कामयाब होगी। लेकिन इसका महत्वपूर्ण चीज कोई और है जी, जो मैं, अगर डेटा पे आप जाएंगे, 2019 का ही डेटा उठा लीजिए आप। 2019 में 24 सीट ऐसी थी हरियाणा विधानसभा में, 24 आउट ऑफ 90, जिनका जो जीत का मार्जिन था वो 5,000 से नीचे था, 24। और 5 सीट ऐसी थी जिनका मार्जिन 1,000 से नीचे था। तो हरियाणा रिलेटिवली बीइंग ए स्मॉल स्टेट और वोटों की संख्या कम होने के कारण, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पहले ये कह रहे थे ना कि आमने सामने का मुकाबला है, इंडिपेंडेंट और ये नहीं होंगे, मुझे लगता है 16 को तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन कौन बच गया नहीं बच गया। आज की तारीख में कुछ इंडिपेंडेंट भी आएंगे, जो इनेलो के और उसके बारे में बीएसपी और ये हलोपा वाले अलायंस की जो आज नई सिचुएशन आई है, इसके बाद कुछ सीटें उनकी भी निश्चित तौर पे आएंगी, निश्चित। और मुकाबला मेन तौर पर बेशक कांग्रेस और बीजेपी का है, उसमें शक नहीं, लेकिन जो ये था कि बिल्कुल आमने सामने कोई और नहीं है, तो कोई और नहीं है वाली सिचुएशन नहीं है, कुछ सीटें आएंगी उधर। अच्छा चलिए, इसमें काउंटर सवाल है कि क्या इसमें किसी भी सूरत में आप कोई हंग असेंबली देखते हैं, किसी भी सूरत में बीजेपी की सत्ता में वापसी देखते हैं, किसी भी सूरत में कांग्रेस को बहुमत से नीचे देखते हैं? तीनों सवालों का जवाब अजीत जी नाम है। ऐसी स्थिति आज की तारीख में नहीं है। बाकी 16 तारीख को एक बार ये विड्रॉल्स वगैरह सारे हो जाए तो और बिल्कुल देखिए, क्लियर हो विड्रॉल्स में जाएगी। बहुत ज्यादा अब क्या फर्क आएगा भाई, कुछ सीटें 4-6 सीटें पे कुछ मजबूत निर्दलीय है वो बैठा दे, कोई बैठ जाए,
बहुत ज्यादा मुझे लगता है फर्क की गुंजाइश अब विड्रॉल में नहीं रह गई। मतलब अजीत जी, ऐसे हाँ, ज्यादा रोल उसमें बीजेपी वाले बागियों का ज्यादा है। कांग्रेस वाला कोई उतना बड़ा बागी खड़ा नहीं हुआ है। यहाँ तो देखिए मुख्यमंत्री के इमीडिएट एडवाइजर खड़े हो गए राजीव जैन। हाँ, कहने को रामविलास शर्मा, आप मानिए चाहे ना मानिए, रामविलास शर्मा कहने को विड्रॉ कर लेंगे। हमें पहले ही पता था कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ लेंगे। कल शाम को एक बात आई कि उनको जो है गवर्नर बनाने की लॉलीपॉप आ गई है, तो वो शांत बैठ जाएंगे, नहीं आती तो भी बैठ जाते हैं। वो इतनी हिम्मत नहीं करते मोदी के खिलाफ खड़ा होने की। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और मैं आपके दर्शकों के लिए डालना चाहता हूँ। कल रात को 11:15 तक बिल्कुल कंक्रीट मैसेज था कि सावित्री जिंदल कांग्रेस की टिकट लेकर के चुनाव में आने वाली हिसाब से बहुत बड़ी कैंडिडेट है। और वहां पर आपका जो कमल गुप्ता है बीजेपी का, वो विवादास्पद भी है और एंटी इनकमेंस। रात को 11:15 तक ये 100% कंफर्म था कि आ रही है। और जब 12:15 लिस्ट आई तो सावित्री जिंदल का नाम नहीं था, जबकि दोनों तरफ से ये कंफर्म हुआ कि हाँ बातचीत चल रही है। तो ऑल ऑफ ए सडन वो हुआ। अब जो बीजेपी की जो चीज है ना अजीत जी, उसका आप पूरे देश के स्तर पे देखिए वो क्या करते हैं। एक टिकट आपने बांट दी एज ए बीजेपी, उसके बाद कुछ एलाइज, जब उनको पता है कि मेरा कैंडिडेट गलत हो गया है, और उस डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ एलाइज, जैसे सावित्री जिंदल है। सावित्री जिंदल बहुत फॉर्मिडेबल कैंडिडेट है इस आर के अंदर, उनको हम डिस्को नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर 20,000 आदमी तो उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। 2 बार वो एमएलए रह चुकी है, उनके हस्बैंड भी एमएलए रह चुके हैं, बेटा एमपी है बीजेपी का। तो इस तरह के चंद लोग, राजीव जैन जैसे हैं। वहां पर जो व्यक्ति सोनीपत में चुनाव लड़ रहा है वो कांग्रेस से गया है, नया नया मेयर है मैदान। तो ऐसी सूरत में अगर उनको अपना कैंपेन चलता नहीं दिखेगा तो आपको पता है ये ओवरनाइट खेल भी करते हैं, ताकि कांग्रेस को सीट जाने की बजाय उसको इंडिपेंडेंट को जिता लो और उसको बाद में अपने साथ मिला लो। इस तरह की चीजें ये हर स्टेट में करते हैं, कोई हरियाणा उसमें अलग से एक्सेप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, जैसे अब रामविलास वाली सीट है, आप ठीक है वो विड्रॉ कर लेंगे, सारी बात है। लेकिन रामविलास एक इंडिविजुअल कैंडिडेट नहीं है। रामविलास हरियाणा भाजपा की जड़ों में है। पूरे हरियाणा में अगर कोई एक लीडर है बीजेपी का जिसको हर कोने पे आपको लोग जानते हैं, वो लड़ते जानते रहेंगे तो उनको हाँ भाषण देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा जी, बीजेपी के खिलाफ, और एक ब्राह्मण का सेंटिमेंट भी होगा, हो सकता है कुछ जगह और नुकसान पहुंचाए। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि वो एक सारी चीज, क्योंकि ब्राह्मण जो आपने उतारा, मोहनलाल बडोली होते थे पहले, जैसे ही वो अध्यक्ष बने पंडित मोहनलाल कौशिक लिखना पड़ा, नाम भी बदल दिया। याद होगा जब मनोहर लाल खट्टर सीएम बने थे तो मनोहर लाल लिखते थे, लेकिन 2 ही महीने बाद उनकी नेम प्लेट पे खट्टर आ गया था। तो हरियाणा की सच्चाई है इस तरह की चीजें। तो मोहनलाल बडोली से बड़े पंडित हमेशा रामविलास थे, हैं और रहेंगे। वो चुनाव लड़े चाहे ना लड़े, और उनका एक इम्पैक्ट, उनको टिकट ना देने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी के ऊपर साइकोलॉजिकली जरूर होगा। ग्राउंड पे कितना होगा वो परिणाम में सामने आएगा। तो मैं उस सवाल को और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर, इसका मतलब आज भी आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस को काफी एज है और कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने 3 सवाल पूछे साहब। कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है, आज की तारीख में जवाब हाँ है, नंबर 1। आपने दूसरा सवाल कहा हरियाणा विधानसभा हंग होगी, उसका जवाब ना है, विधानसभा हंग नहीं होगी, क्लियर कट मेजोरिटी होगी। और तीसरा आपने, उसमें दोनों का जवाब मेरे ख्याल आ गया है इसके अंदर। बीजेपी जहां थी उससे ना प्लस हुआ है, माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है अगर ये बागी नहीं बैठे तो, जो फॉर्मिडेबल है 2-3, जैसे सावित्री है, राजीव जैन। अब एक सवाल है कि मान लीजिए जैसे 14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की पहली सभा है, शायद कुरुक्षेत्र इलाके में है या करनाल में, कुरुक्षेत्र में, पेहवा में। तो प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं जब शुरू होगी और बीजेपी का पूरा कैंपेन जब शुरू होगा, तो क्या जो अभी बीजेपी बहुत बैकफुट पर या बहुत एक हताशा में या लग रहा है कि बहुत कमजोर है, वो स्थितियां कुछ बदलने की संभावना है, या जनता में इतनी नाराजगी है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और तमाम चीजों को लेकर कि बहुत सुधार की गुंजाइश नहीं? कई बार क्या होता है, चुनाव आखिरी सप्ताह में, आखिरी 5 दिन वोटिंग के पहले भी कुछ चुनाव की दिशा बदल जाती है, या करेक्शन हो जाता है, या किसी को डेंट हो जाता है। ये सवाल मुझसे अजीत जी? जी हेमंत जी आपसे है, उसके बाद उनके पास जाऊंगा। देखिए अजीत जी, आज की तारीख में हरियाणा का जो चुनाव दिख रहा है प्रेजेंटली, आप तो फील्ड में घूम के देखो, 3 मुद्दों पर किसान मुद्दा घूम रहे हैं। नंबर 1, किसान जो बैठे हैं बॉर्डर्स पर, आज भी शंभू बॉर्डर पर भी बैठे हैं 210 दिन से, और खनौरी में भी बैठे हुए हैं, और वो बहुत जल्दी एक सम्मेलन भी करने वाले हैं जींद में 15 तारीख को। किसान एक बड़ा मुद्दा है। एक जवान दूसरा बड़ा मुद्दा है, जिससे बेरोजगारी जुड़ी हुई है, और अपने क्या नाम है इसका, जो अग्निवीर स्कीम जुड़ी हुई है। और तीसरा मुद्दा है पहलवान। हरियाणा में ये 3 मुद्दे सबसे ज्यादा अपेरेंटली है विजिबल। इन 3 मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री जी हमेशा बात करने से बचते आए।
चाहे वो किसान की बात हो, एमएसपी की। आपको ध्यान होगा 378 दिन किसान दिल्ली बैठे रहे बॉर्डर पे, उनको आश्वासन देके भेजा गया था, कमेटी बनाई गई थी कि जी आपकी बातों पर सकारात्मक वो करेंगे। उसके बाद उस पर क्या प्रोग्रेस हुई वही जाने। उस तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं आया। किसान आज भी उन्हीं मांगों के लिए दोबारा आना चाह रहे हैं और 210 दिन से बैठे हुए हैं। तो और हरियाणा में जो ग्रामीण आबादी है दैट इज मोर देन 62%। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष जवानों का है, जो यूथ है। सीएमआई का डेटा हमने आपने डिस्कस किया, 37.5% बेरोजगारी है और किसी तरीके की नई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नया बिजनेस इंटरप्राइजेस नहीं खुल रही है, तमाम चीजें। महिला पहलवानों और खासतौर पर विनेश के मैदान में आने के बाद वो मुद्दे को जो बीजेपी अगर चाहती, बैकफुट पे कोशिश करती, हटाने की साइड करती, वो अब नहीं हो पाएगा। जहां जहां विनेश जाएंगी वो मुद्दा साथ चलेगा। महिलाओं की अस्मिता का, नारी अत्याचार का, वो एक वो प्रतीक है उन सारी चीजों का जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों मुद्दों पर ये प्रधानमंत्री जी की कमजोर कड़ी है, बहुत कमजोर, वीक फुटिंग पे इसको होते हैं वो। और आप ये देखिए, जब 62% आबादी ग्रामीण है और जो ग्रामीण आबादी हमारी है वो मोस्ट ऑफ देम से अबाउट 95% ऑफ देम, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में क्या कहा था कि आपकी आय दोगुनी कर दूंगा मैं। जी जी। आज आज विश्व के अंदर 3 साल की सबसे कम कीमत पर क्रूड ऑयल बिक रहा है, 3 साल की। और आपको रशिया से कंसेशन पे भी मिल रहा है पेट्रोल, कच्चा तेल। उसके बावजूद आपने 5 पैसे तो घटाए नहीं हरियाणा के किसान के, ना महाराष्ट्र के किसान ने घटाए, ना देश के घटाए। और उद्योगपति मित्र वहां से कच्चा तेल लाते, रिफाइन करके बाहर बेच रहे, वो छाप रहे पैसे। तो क्या किसान की आय दुगनी हुई? जवाब है, आय तो दुगनी हुई नहीं, लागत दुगनी हुई। और वो लागत हुई नंबर 1 डीजल के कारण। आपको पता है डीजल जरूरी पार्ट है खेती का, बिजली उतनी नहीं होती। नंबर 2, खाद, बीज और कीटनाशक, ये बहुत महंगे हुए साहब, अगर आप विज 2014 में तुलना करें। और जो एमएसपी का जो लाभकारी मूल्य था उसका कहीं, और गारंटी खासतौर पर, उसका कहीं एश्योरेंस भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट इंप्लीमेंटिंग इट। तो ये किसान का एक मुद्दा हुआ। अग्निवीर के ऊपर प्रधानमंत्री जी कभी मुंह नहीं खोलते, कभी भी नहीं खोलते। और हरियाणा की वो दुखती रग है। ऐसी सूरत के अंदर, और खासतौर पे आप देखिए, वो अलग अलग उनको टॉपिक की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो 4 ही जातियां मानता हूं, किसान, महिला, कमेरा। जो हमारा दलित समुदाय है, आपने पहली बात तो 2 लाख रोजगार खाली पड़े हरियाणा में सरकारी, 2 लाख रेगुलर पोस्ट 3.5 में से। जी और जो 1,20,000 आपने लगाए भी, वो कौशल रोजगार विकास निगम में ऐसे लगाए जो ना तो एम्प्लॉयमेंट के सारे बेनिफिट है, नंबर 1। नंबर 2, उनका सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 2। और नंबर 3, उसमें कहीं रिजर्वेशन का जो वो होता है वो कहीं उसको माना नहीं गया। तो दलित अदरवाइज नाराज है आपसे। तो ये सारी चीजें देखिए, 2019 में भी अगर आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री जब आए थे कैंपेनिंग के लिए, केवल एक ही चीज थी जो इनको बचा गई, 40 पे ले आई। वो था मीडिया का प्रोपेगेंडा। 78 से 83 दिखा रहे थे, आपको याद होगा बहुत सारे लोग। प्लस जो सबसे बड़ी है, पुलवामा की घटना और बालाकोट का कथित एयर स्ट्राइक। ये 2 चीजें थी जो हरियाणा में भाजपा को बचा गई उस राष्ट्रवाद की लहर में और उस चलिए। फर्जीवाड़े की लहर में, वरना तब भी दिक्कत में थे। हाँ एक छोटा सा एडिशन के लिए मैं कह रहा था कि जो बात की सारी उन सब से सहमत होते हुए, उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, खासतौर पर राहुल गांधी का जब जिक्र आया। आपको ध्यान होगा जब ये बजरंग पुनिया और ये सारे लोग संघर्ष में थे, उसके बाद जैसी स्थिति हुई, राहुल गांधी सुबह सुबह 4:30 बजे अखाड़े में पहुंच गए थे जज्जर में। और उसमें और पहलवानों के साथ वो 2-3 घंटे रहे, उनके साथ चूल्हे बैठ के खाना खाया, तमाम चीजें। उसके बाद अगर ध्यान हो आपको अजय जी, गोहाना के अंदर जो राहुल गांधी खेतों में पहुंच गए थे सुबह 7 बजे दलित परिवारों के बीच में, और वहीं तक बात सीमित नहीं, वहां 3-4 घंटे बिताए और नहीं, उन सारी महिलाओं को गाड़ी भेज करके दिल्ली बुलाया, अपने घर पे खाना खिलाया। दलित कनेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, हर वर्ग को अलग अलग। और किसान भी थे वहां पर और दूसरी समुदाय के भी थे। तो उन सबको बुलाया और वहां पर क्या चर्चा हुई आपने देखा? सोनिया गांधी को भी आपने डांस करते हुए देखा होगा। सोनिया गांधी और प्रियंका डांस कर रही थी उन दलित महिलाओं के साथ, वो उनके डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही थी। और टू दैट एक्सटेंट ये भी बात हुई कि आप राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं करती? तो सोनिया ने कहा कि तुम उनके लिए लड़की क्यों नहीं देखती? तो उस तरह का जो एक कनेक्ट बना था वो हरियाणा में, आपको ध्यान होगा, बहुत जबरदस्त वायरल हुआ था। जी प्लस जो जी। किसान, जो एक ट्रक ड्राइवर थे, उनके थ्रू साथ हरियाणा से क्रॉस हुए और सारे हुए। तो उन सारी चीजों का भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कांग्रेस को, मुझे लगता है जब वो आएंगे यहाँ पर, चाहे राहुल आए चाहे प्रियंका आए, उसकी भी एक एडवांटेज एडिट मिलेगी।